हैं सर्टेन टॉपिक्स जिनसे रिपीटेड क्वेश्चन, ओके, जिससे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको हम पहले टारगेट कर लेते हैं, राइट। रोटेशन के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। देखो, आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है किसी डिस्क का जिसका रेडियस r है और मास m है, अबाउट द एक्सिस इन इट्स प्लेन एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन से डर गए होगे, पर कोई बात नहीं। ये डिस्क है बेटा, ये डिस्क दिख रहा है क्या सब? चलो सपोज इट इज अ डिस्क, थोड़ा सा ऐसे बना दिया मैंने, पर ठीक है। अब इसका रेडियस होगा कुछ ना कुछ r, डेफिनेटली होगा, राइट। लेट मी ड्रॉ इट्स रेडियस r। सपोज ये है इसका रेडियस r, और ये इसका रेडियस r, और इसका मास बेटा इन्होंने दे रखा है, मास इज m। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको इस प्लेन का एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर। अब सुनो, कहां पे निकालना है आपको? क्या इस पॉइंट पे निकालना है बेटा? r/2 पे, यहां पे निकालना है? सोच के देखो, क्या इस पॉइंट पे निकालने बोल रहा है? यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, राइट। अब कैसे निकालो? क्या आपने बेटा कुछ ऐसा पढ़ रखा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम? एक सेकंड, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने पढ़ रखा है क्या? किसी को अगर याद हो तो। डिलीट है, डिलीट है, पैरेलल डिलीट है। अरे भाई, सिलेबस में नहीं है। सुमित बेटा, लास्ट में मैं डाउट ले लूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जनरली बताता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं आता है तो भी इतना तो आप लोग सबको आता होगा। अरे तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। डिलीट है वो तो मेरे को भी पता है, तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि नहीं वो बताओ। नो। अच्छा, ये ऐसा कुछ देखा है क्या बेटा आप लोगों ने? ऐसा कुछ हल्का फुल्का? नहीं। 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 हाँ देखा है, किसी ने देखा है। अगर नहीं देखा है तो आज देख लो, ठीक है। और यहाँ पे आपको गिवन क्या चीज दे रखी है बेटा? गिवन दे रखा है d = r/2, राइट। अच्छा, और मास कितना दे रखा है? m। ठीक। अब यहाँ पे आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, दैट मैटर। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लो, I = 1/4 mr² सबसे पहले, प्लस m × d मतलब r/2 का होल स्क्वायर। इतना समझने में किसी को दिक्कत तो कंफ्यूज वाला इमोजी भेज दो, और अगर समझ आ गया तो कोई भी इमोजी भेज दो यहां तक। हाँ सर, अगेन बता दो, आई ज्वाइन लेट। अरे तुम लोग लेट क्यों ज्वाइन करते हो? चलो देखो बेटा, कुछ नहीं, मैंने d = r/2, m = मास, राइट। तो मैंने इन दो को सॉल्व किया बस, ठीक है अभी तक। चलो देखो, अब इसका एलसीएम ले लोगे तो दिस वैल्यू बिकम 1/4 mr² प्लस mr²/4। अब जैसे ही बेटा मैं इसका एलसीएम लूंगा, द वैल्यू बिकम 2mr²/4, विच इज नथिंग बट हाफ mr²। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां से कितना आ जाएगा? हाफ mr²। ये समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ। सर प्लीज ऑफ द परमिशन ऑफ कैमरा। कैमरा से क्यों खेल रहे हो कैमरा? चलो सुनो, अ सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये मत बोलना सर ये भी डिलीटेड है, ये तो हमने देखा ही नहीं। ठीक है सुनो, अ सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट वी कैन से अबाउट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है बेटा कि एक सिस्टम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अब आपको बताना है उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा बेटा। व्हाट अबाउट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, क्या लगता है? सर एक बार बैक स्लाइड कर दीजिए, ये लो बेटा। कम होगी, कम होगी? चलो, कम होगी या ज्यादा होगी वो तो देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा इक्विलिब्रियम को समझ लो बेटा, कल के पेपर में आ गया तो इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा जान लो, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम आपके तीन टाइप के होते हैं, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि इसका। इक्विलिब्रियम इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा कॉन्स्टेंट है, सो आई विल गो विथ वेरी शॉर्ट। एक होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डायनामिक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक लास्ट वाले का नाम कोई बता सकता है क्या? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझा देता हूँ क्योंकि आगे भी शायद ये आपको काम आ जाए। सर अरे कोई बात नहीं, कल किसी का तो पेपर है, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, चलो जस्ट डू गिव मी अ मिनट। देखो, अब आपको क्या पूछूंगा मैं इसमें, देखो एक क्वेश्चन जैसे पूछ लेता हूं ऐसे।
अब जनरली बताना, वैसे तो आप देख के भी बता दोगे। एक सिचुएशन है बेटा, ऐसा कोई सिचुएशन है, सॉरी, ये देखो, इस तरह का एक सिचुएशन है। अब एक बॉल को बेटा मैंने यहां पे रख दिया, राइट। ये स्टेबल है अनस्टेबल है? ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? जल्दी बता दो। सर माइक ऑफ क्यों है बेटा? 100 बच्चे के आसपास है इसलिए माइक ऑफ है। ठीक है चलो। सो इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको मैं नाम देता हूं बी, इसको मैं नाम देता हूं सी। सो ध्यान रखो बेटा, पॉइंट बी जो है वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। मतलब आप कुछ भी कर लो, बॉल वहीं रहेगी, घूम फिर के वहीं आ जाएगी। ठीक है। अब अनस्टेबल कौन सा है? अनस्टेबल है पॉइंट ए। पॉइंट ए से अगर आपने धक्का दिया बेटा बॉल को, तो बॉल डेफिनेटली नीचे चल जाएगी। न्यूट्रल, सर न्यूट्रल है आपका पॉइंट सी। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सुनो, इक्विलिब्रियम के बारे में तो वैसे मैंने बता दिया है, बट इक्विलिब्रियम के बारे में यहां पे ये होता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। व्हाट वी कैन से अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? सो इट इज वेरी इजी। जब भी सुनो, जब भी वैल्यू 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। सो मैं लिख देता हूं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, द potential energy of system is minimum. The potential energy of system is minimum. Right? ये बात समझने में किसी को दिक्कत? ऑल गुड? ऑल गुड तो कोई भी इमोजी भेज दो, और डाउट है तो कंफ्यूजन वाला इमोजी भेज दो। आई थिंक क्लियर है। कंफ्यूजन वाला इमोजी तो किसी ने नहीं भेजा। ऑल गुड, ऑल गुड। चलो देखो, अगला सवाल है कि इज रेडियस ऑफ गायरेशन अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? एनीवन? मिनिमम क्यों? सत्यम बेटा, मिनिमम इसलिए होगी क्योंकि वहां पे रुक गई है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां पे। समझा दो एक बार। रेडियस ऑफ गायरेशन सुना सुना है? हाँ बेटा, सुना सुना तो है। ये चेहरा कहीं सुना सुना लग रहा है, अब देख भी लो। ठीक है, सर बताओ, तुम लोग कुछ तो बताओ। पूरा तो गुड इवनिंग आयुष बेटा, गुड इवनिंग। परपेंडिकुलर, चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ इक्वेशन देखा था कि आई इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर, जिसमें रोटेशन, जिन्होंने रोटेशन थोड़ा सा पढ़ रखा है। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, वाह। अरे केटीजी से बाहर निकलो पहले तुम लोग। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई बात नहीं। सुनो, पूरा रेडियस ऑफ गायरेशन समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, शॉर्ट में सुनो मेरी बात सुनो। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, ये एक चीज पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लोग याद रखना है सारे पॉइंट। डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे पहली बात, किस रोटेशन से आप एक्सेस करा रहे हो। अब इसका क्या मतलब है, सॉरी, किस एक्सिस से आप रोटेशन करा रहे हो, इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको इसका क्या मतलब है। देखो, सपोज ये एक रिंग है मेरे पास, रिंग मतलब सर्कुलर शेप। अब बेटा अगर मैं इसको यहां से रोटेट करूं, राइट, इस पॉइंट से रोटेट करूं, इस पॉइंट के along, सुनो, इस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट करूं, तो आपको क्या लगता है एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ और होगा, राइट। इन द सिमिलर केस, सुनो, अब दूसरे केस में यहां से रोटेट करता हूं बेटा, इस पॉइंट से, देखो, तब एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ और होगा, सोच के देखो। अगर मैं इसको यहां से रोटेट करूं तब एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ और होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करोगे एक्सिस का, पोजीशन को चेंज करोगे एक्सिस का, रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज होगा। ये बात समझने में दिक्कत तो बताओ। आई थिंक यहां तक क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे एक और चीज है, दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आपसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा जाए, आपको कुछ नहीं आता है, डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला जरूर लिखना। ठीक, यहां तक कर लोगे, इसके लिए मैंने साइड में फॉर्मूला लिखवा दिया, कम से कम चलो ये तो लिख के आना। चलो आगे चलते हैं बेटा। देखो, अब एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ गायरेशन। अब सुनो, अब एक बॉडी में आपसे पूछता हूं कौन ज्यादा अच्छे से रोटेट कर पाएगी। सपोज दिस इज द बॉडी,
ठीक है, जिसको आपको इस पॉइंट से रोटेट करो, राइट, 3D में थोड़ा समझ जाना, आपको इस पॉइंट से इस बॉडी को रोटेट कराना है, पहला बॉडी, ठीक है। और दूसरी बॉडी जो है वो कुछ ऐसे है, ठीक है, यहां से इसको आपको रोटेट कराना है। तो कौन सी बॉडी आप ज्यादा अच्छे से रोटेट करा पाओगे, आप बताओ, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, और ज्यादा देर तक करा पाओगे? सर, हम ज्यादा देर तक फर्स्ट वाले को रोटेट कर पाएंगे उतने ही फोर्स में, ठीक, यहां तक क्लियर? रेडियस ऑफ गायरेशन के 2 पॉइंट याद रखना बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब पोजीशन कहां पे एक्सिस का, और दूसरा एक्सिस के अलोंग डिपेंड करेगा उसके मास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। चलो, अब अगला क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है क्या? कोई भी इमोजी भेज दो। ओके, क्लियर है। अब सुनो, टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है, पहले बना देता हूं, सपोज दिस इज योर वन सॉलिड स्फीयर, राइट, दिस इज योर अदर सॉलिड स्फीयर, दो सॉलिड स्फीयर है बेटा, राइट, टू सॉलिड स्फीयर, स्फीयर वन इसका नाम दे देता हूं, और इसका नाम दे देता हूं स्फीयर टू। टू सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास, सर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है बेटा, वेरी करती है, सर ये कांस्टेंट क्वांटिटी कैसे है? अच्छा, मास जो है वो वेरी करती है बेटा, ठीक है, तो अगर मास वेरी कर रहा है तो के तो कांस्टेंट ही रहता है ऑलमोस्ट, मान के चलो सर, पर ये होता है, ठीक है सर, पर ये, एक सेकंड एक सेकंड, सारे मैसेज एक झटके ऊपर जा रहे हैं ना, तो मेरे को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है, आधे मैसेज तो ऊपर ही चले गए और आधे अभी आ रहे हैं इमोजी वाले। बेटा ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये रेडियस ऑफ गायरेशन इज कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसका जवाब ये है कि ये डिपेंड करती है बॉडी पे, तो इट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट, इट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं, अभी तो मैंने बताया बेटा, दो चीज पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन, तो हर बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग होगा, एक्सिस अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अरे भैया तुम लोग, ये तो बता दिया मैंने डिपेंड किस पे करती है, ठीक है चलो, इट इज वेरिएबल, हाँ ऑब्वियसली दोनों कंडीशन तो मैच हो ही नहीं रहे थे, इसके लिए मैंने करवाया। चलो, एग्जाम आ रहा है तो तुम लोग का दिमाग स्लो काम करने लग गया है, ठीक है, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए, ठीक, चलो सुनो अब अगला क्वेश्चन। दो सॉलिड स्फीयर है जिनका मास सेम है, बहुत अच्छी बात है, दोनों मेटल से बने हैं, ठीक, तो एक का मास मैं बोल देता हूं, इसका मास बेटा m है, ठीक, इसका मास m है, दोनों का मास m है, दोनों आपके बन रखे हैं मेटल से। अब इसमें पूछ रहा है किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, आई इज इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कम से कम फॉर्मूला से काम करो बेटा, नहीं तो फंस जाओगे। सुनो, अब मेरी बात सुनो, स्फीयर जिस स्फीयर विथ स्मॉलर डेंसिटी, बेटा हल्की चीज को ज्यादा देर घुमा सकते हो, भारी चीज को उंगली पे ज्यादा देर घुमा सकते हो, बस इतना बता दो मेरे को। हल्की चीज को ज्यादा देर, जैसे कॉपी वगैरह होता है ना, तो पतले कॉपी को ज्यादा देर नचा सकते हो, भारी को, भारी को भी नचाने वाले लोग हैं, भगवान है सब, ठीक है। याद रखो बेटा, जिसकी डेंसिटी कम होगी, राइट, जिसकी डेंसिटी कम होगी विल हैव लार्जर रेडियस। अब सर ये हमको समझ नहीं आया, ये आपने क्या बोला, मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है, विल हैव लार्जर रेडियस, अब मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, एंड हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अब ऐसा मैं कैसे बोल पाया, ये समझने वाली बात है बेटा, डू रिमेंबर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ये कैसे हुआ सर, ये तो समझ के बाहर है, ये तो हमको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा ये तो जानता होगा, हाँ सर डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब सुनो, यहां से मैं अगर आपसे पूछूं कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, इतना हमको समझ में आता है, मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, चलो यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3, नाउ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यस और नो, यस। अब इस चीज को बेटा मैं अगर ऐसे बोल दूं कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो सही होगा या गलत, आप लोग बताओ।
ट्रू कंडीशन, राइट। समझ में आया बेटा? फॉर्मूला कम यूज करने की कोशिश करो क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, राइट। सारे फॉर्मूलेस को आप याद भी नहीं कर सकते, बड़ा चैप्टर। ठीक, आई थिंक क्लियर है। चलें आगे। लास्ट पॉइंट रिपीट जी बेटा, लास्ट पॉइंट ये बोल रहा हूं कि देखो, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, राइट बेटा, और डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू सर 4/3 πr क्यूब, ठीक है। यहां से आप बोल सकते हो रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बस इस चीज को बेटा मैंने यहां पे पुट कर दिया, राइट। ओके, थिंक क्लियर है। हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दर्द देगा बेटा सबको, ठीक। तो सीट की पेटी बांधे रखिए जी जी, ये लो कोमल बेटा, ठीक। चलो अब सुनो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी आर आई ए एंड आई बी, वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई ए इज ग्रेटर देन आई बी एंड देयर एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल, विच वन हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? अब कैसे बताओगे? सुनो, बोल रहे हैं बेटा, दो रोटेटिंग बॉडी है, सपोज ये एक रोटेटिंग बॉडी है आपके पास, राइट, और एक रोटेटिंग बॉडी ऐसे ही है। इसी को बना देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं इसका, देखो। चलो अब आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कौन सा कलर, येलो कर देता हूं इसको। चलो, आपको ये बताना है बेटा कि अगर ये इस तरफ ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है, सपोज नेम दिस एज आई ए एंड आई बी। अब देखो, आई ए ग्रेटर है आई बी से, नाउ विच वन हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होगी, बी, बी की ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन पता है क्या किसी को बेटा? काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन किसी को आता हो तो? नहीं, किसी को नहीं। p² / 2m। चलो एक बच्चे ने कोशिश की, देखो बेटा, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। पूरा तो डिराइव नहीं करा पाऊंगा, टाइम लग जाएगा बेटा बहुत ज्यादा, ठीक है, और टाइम ही लिमिटेड है, टाइम वेरिएबल नहीं है, ठीक। देखो कैसे आता है, याद रखना, के ई की वैल्यू आपने कुछ ऐसी पढ़ी है, L² / 2I। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा तो बेटा आज याद कर लो इसको, राइट। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं निखिल बेटा, कम से कम आपने बोला तो। ये देखो बाकी सब गूंगे, कुछ बोल भी नहीं रहे। एक सेकंड, एक सेकंड सर, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आ भी सकता है, नहीं भी, राइट, बट ठीक है, तैयारी करके जाओ। चलो अच्छा, अगर एंगुलर मोमेंटम इक्वल है, इफ एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल, जो कि क्वेश्चन में दिया है, अगर एंगुलर मोमेंटम इक्वल है तो क्या होगा? मैं यहां से ये बोल सकता हूं, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, सोच के देखो। जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो सब समझते होंगे, इसलिए मैं ज्यादा मैथमेटिकल टर्म नहीं यूज कर रहा हूं, नहीं तो तुम लोग पागल हो जाओगे अगर मैंने उसको फॉर्मूले फॉर्मूले से समझाना शुरू किया तो, राइट। चलो चलो चलो, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, किसकी ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ज्यादा हो जाएगा, सोच के देखो। क्लियर है क्या? समझ में आ गया बी का क्यों ज्यादा होगा बेटा? रीजन भी मैंने बता दिया, राइट। यस, सुनो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड? हाँ, ये है क्वेश्चन तगड़ा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ड्यूरिंग प्योर रोलिंग? तो प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट तो उड़ चुका है आपके सिलेबस से, राइट। रोलिंग तो है ही नहीं ना। रिपीट बेटा, रीजन ये है कि एनर्जी आ रहा है, आ रहा है, उड़ गया है कि आ रहा है? डिलीटेड है ना सर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक नहीं हो सकती बेटा। आधे बोल रहे आ रहा है, आधे बोल रहे उड़ गया है, रोलिंग का कॉन्सेप्ट उड़ गया है बेटा आपके इससे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं हो रही है। आई थिंक वॉइस क्लियर है ना मेरी, सबको स्क्रीन वगैरह स्टक नहीं हो रही ना कल जैसे? तो पता चला ये शो हो रहा है और मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ सर इस चैप्टर में। सर क्लियर है, बोल बोल देना, ठीक है। स्क्रीन स्टक हो तो लास्ट टाइम के जैसे हो जाएगा, नहीं तो क्लियर। चलो ठीक, इसको हटाते हैं।
Why physical quantity is observed when a which physical quantity is conserved when a planet revolve around the sun? सुनो, ठीक है सर। इस आयुष बेटा मैं भेज देता हूँ, आप मेरे को मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, राइट। मोमेंटम, मोमेंटम, चलो देखते हैं। सपोज बेटा ये है आपका सन, राइट, दिस इज योर सन। वैसे ऐसा तो प्लानिटरी मोशन होता नहीं है, बट ठीक है, अभी के लिए समझ लो कि बाकी सारे प्लैनेट का मोशन ऐसा है, राइट। प्लैनेट का मोशन ऐसा है। नाउ क्या नाम दो इस प्लैनेट को? प्लैनेट दिल्ली, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बेटा, आप लोग को पता है कि ये चारों तरफ घूमेगी इसके, सन के, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट सब गलत बोल रहे हो, सब गलत बोल रहे हो। एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ क्या, तो तुम लोग क्या बोल रहे हो बेटा? यहाँ पे क्या चीज एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो कंजर्व्ड है कि नहीं, बताओ। एक्सटर्नल टॉर्क क्या है या नहीं? यस और नो? है, एक्सटर्नल टॉर्क है बेटा यहाँ पे। सुन लो, नो एक्सटर्नल टॉर्क विल बी देयर, नो एक्सटर्नल टॉर्क विल बी देयर। पर सर इसका इस बात से क्या लेना देना है, मैं बताता हूं बेटा क्या लेना देना है। सुनो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? सो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? सब मोमेंटम मोमेंटम लिखे जा रहे हैं, किसी ने नहीं लिखा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा, मोमेंटम थोड़ी ना जो कंजर्व्ड होगा, ठीक है। मोमेंटम तो अलग चीज है ना, एंगुलर मोमेंटम अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है, राइट। तुम लोग मोमेंटम ही कंजर्व करा दिए, भगवान बन गए हो तुम लोग, धन्य हो, ठीक है। हाँ, एक सत्यम बच्चे ने खाली लिखा था, बाकी तो किसी ने एंगुल, बाकी सब मोमेंटम 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 लिखे जा रहे हैं। ज्यादा मोमेंटम पढ़ लिया लगता है। अगला क्वेश्चन कर लेना खुद से, मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा टफ है नहीं, बस आपको प्लानेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन कैलकुलेट करना है, आसान है। एक्सटर्नल टॉर्क सर कंजर्व कैसे होगा? अलीशा बेटा, एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा वो मतलब जितने पे चल रहा है उतने पे ही चलेगा ना, वो कैसे चेंज होगा? आप ऊपर वाला रीजन नहीं बताया, कौन सा निर्भया बेटा? इस क्वेश्चन का या इसके ऊपर का? बेटा एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। आपकी आवाज कट हो गई थी बेटा, मैंने ये बोला, देखो सुनो, ये टॉर्क होता क्या है, ये ऐसे ही चल रहा होगा, ये डिस्टेंस चेंज होगा क्या? ये डिस्टेंस चेंज होगा? विल दिस डिस्टेंस भी चेंज? नो, ठीक है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है और फोर्स भी सेम लग रहा है इनके बीच में, तो आपसे अगर मैं पूछ लूं एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? इज इट सेम एंड कंजर्व ड्यूरिंग द होल मोशन ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगेन, राइट। तो इसी बात को तो मैंने लिखा, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज बिटवीन देम। सो इनके बीच का जो एंगुलर मोमेंटम है ना बेटा, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि थीटा भी सेम है, तो इनके बीच का सारा एंगुलर मोमेंटम सेम रहने वाला है, राइट। अब सारे क्वेश्चन को इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा मैं, नहीं तो टाइम होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, कुछ होगा नहीं आउटपुट। सुनो, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी विल इट एंगुलर वेलोसिटी बी कांस्टेंट? ऊपर वाला केस देख लेना और थोड़ा सा समझ लेना। इससे ऊपर वाले का निर्भया बेटा, इससे ऊपर वाले का रीजन ये है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। तो आई ए की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा थी, तो इसकी एनर्जी ऑटोमेटिक कम हो गई। एक की एनर्जी ज्यादा थी, तो आई बी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो, ठीक है। उससे भी ऊपर जाऊं बेटा, उसके ऊपर तो आप लोगों के दर्शन है भगवान के, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जा सकता मैं, ठीक। चलो अब सुनो, शॉर्ट आंसर बताता हूं। हाँ, ये बताओ थोड़ा इसमें क्या करना है। शो दैट इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। क्या लगेगा, क्या क्या कहां से शुरू, कहां से करूं, शुरू कहां से करोगे बताओ? कुछ ऐसा शुरू वुरू करने के लिए मेरे को सिखाओ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, जेबा बेटा फर्स्ट लॉ से तो मुश्किल हो जाएगा, पहुंच तो गए हो आप, बस थोड़ा पीछे रह गए। हाँ, बच्ची ने बता दिया, ठीक है। चलो चलो चलो, अब तो सबने ही बता दिया ऑलमोस्ट। देखो, मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूं कि लेट अस कंसीडर द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास इज जीरो, ना 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 ना। देखो बेटा, मैं नॉर्मल लिखता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट शुरू करूंगा। आप बाकी सब लिख लेना थोड़ा सा। फोर्स एक्सटर्नल कितना होगा? जीरो होगा, सबसे पहली बात। ये आपको यहाँ पे दे रखा है, एब्सेंट है बेटा, एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट, ठीक। चलो, अब एक चीज और ये बोल रहा है कि वेलोसिटी एट सेंटर
इज कांस्टेंट। बेटा मैं कांस्टेंट को कंजर्व्ड बोल सकता हूं क्या? हम लोग ठीक है, यहां तक आई थिंक किसी को यस 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 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताओ न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है? क्या यही पढ़े हो आप? ये पढ़ के रखा है आपने? ओके ओके। अब सुनो, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? शून्य के बराबर आ जाएगी बेटा। सर शून्य कैसे आया? बेटा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसके लिए। अच्छा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसके लिए, ओके ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, 1%। चलो, अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 0 × dt विच इज नथिंग, डी पी इज इक्वल टू 0। यहां तक बेटा किसी को डाउट तो बताओ? ऑल गुड। अच्छा, अब आता है सेकेंड चीज, वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास। ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है, जिसको मैं बिल्कुल बेसिक अप्रोच से आपको समझाता हूं। क्या आपने यही पढ़ा था, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 सो ऑन mn vn? आई थिंक सबने यही पढ़ा है बेटा, जहां तक मुझे याद है। हाँ ये सबने पढ़ रखा है, ओके ओके ओके। और ये हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn। अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? मोमेंटम बोल रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम नहीं बेटा, ध्यान दो। मोमेंटम कंजर्व्ड है का मतलब क्या है? डी पी की वैल्यू जीरो है, यानी कि एम वी की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो गई बेटा। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं दैट m इंटू वी इज कंजर्व थ्रू आउट द प्रोसेस, इट इज कंजर्व थ्रू आउट द प्रोसेस। यहां से इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा? कंजर्व्ड हो गई या कांस्टेंट हो गई? ये भी कंजर्व्ड हो जाएगा, सेम आएगा, मतलब कंजर्व होने का सीधा सा मतलब ये है। तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा बेटा? टोटल के लिए क्या हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? नहीं, रेज हैंड, क्या डाउट है बेटा? बोलो बोलो, डाउट बोलो। रेज हैंड मत करो, डायरेक्ट डाउट बोल दो। ये नहीं समझ में आया क्या? मोमेंटम कैसे कंजर्व कराया मैंने? कांस्टेंट हो जाएगा कांस्टेंट। मोमेंटम कंजर्व से दोबारा समझा दो। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे पता है दैट एम वी, यानी कि ये वाला अगर आप देखो, वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई mn vn सबसे पहले, राइट? सुनो, अब मोमेंटम कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स मोमेंटम इज व्हाट? mv इज इक्वल टू जीरो, सिंपल सी बात है। अब जीरो का मतलब या तो कांस्टेंट और कंजर्व दोनों बोल सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है, पहली बात, राइट? अब देखो बेटा, अब अगर ये कंजर्व्ड हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये टोटल टर्म जो है ये भी कांस्टेंट या कंजर्व्ड होगा? सोच के देखो। या ये ऐसे बोल लो टोटल मास है तो चलेगा क्या? टोटल मास, किसी को इससे दिक्कत? कंजर्व छोड़ो, टोटल मास तो बोल ही सकता हूं मैं। ओके, आई थिंक यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा बेटा? एम टोटल इनटू वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट? क्योंकि ये सारे टर्म कांस्टेंट हो गए, जितना इनिशियल था हाँ उतना ही होगा। सर डिनोमिनेटर में कैपिटल एम था बुक में, कोई बात नहीं, मैं छोटा ले लेता हूँ। ठीक, ये क्लियर है क्या? अब बेटा ये कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, मास को भी, सोच के देखो। यस सर यस सर यस सर, ओके, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यानी कि वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, समझ में आया क्या बेटा? किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो फिर से बताओ, मैं समझा देता हूँ। किसी को किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ बेटा, मैं समझा देता हूँ। ठीक है क्या? फर्स्ट स्टेप में डाउट क्या है? फर्स्ट स्टेप में फोर्स एक्सटर्नल जीरो है बेटा, गिवन है क्वेश्चन में, इसके लिए मैंने लिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में गिवन था, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कॉल्ड फॉर, ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड? बताओ। टर्निंग इफेक्ट को, अच्छा ये छोड़ो, ये बता दो टर्निंग इफेक्ट को आप किस नाम से जानते हो, खाली ये बता दो बेटा, बाकी छोड़ दो। बाकी मैं समझा देता हूँ, टर्निंग इफेक्ट को आप और क्या बोलते हो? क्या इसी चीज को आप टॉर्क के नाम से जानते हो क्या?
दिस सेम थिंग इज कॉल्ड एज टॉर्क। टॉर्क टॉर्क टॉर्क, ओके ओके ओके। इसमें पहली चीज जिस पे डिपेंड करेगा वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सबसे पहली चीज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा, राइट। दूसरा डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मत बोलना सर डिलीटेड है, बेटा परपेंडिकुलर थ्योरम नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख रहा हूं, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। टर्निंग इफेक्ट होता है टॉर्क। अब सुनो दूसरा चीज क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा टॉर्क। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों डिलीट है ऐसा बच्चों ने बताया। ठीक है चलो आगे बताता हूं मैं। टॉर्क दो चीजों पे डिपेंड करेगा बेटा, सबसे पहले कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, दूसरा आप कितनी दूरी से अप्लाई कर रहे हो, राइट। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है बेटा, ऐसा कोई डिस्टेंस सोच के देखो, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, हाँ बहुत नाम है बेटा इसके। चलो, स्टेट द फैक्टर ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। स्टेट द फैक्टर ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। मास एंड साइज। चलो एक एक पॉइंट तो बच्चे ने दे दिया, तो एक पॉइंट को मैं क्या लिख दूं, मास ऑफ बॉडी। चलो डिपेंड्स अपॉन किस पे, शेप एंड साइज, पहला पॉइंट। और बेटा एक एक करके लिखने दो मुझे भी। एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेरी गुड। और कुछ, हाँ वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी इसी पॉइंट में जोड़ लो आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सर मास पे नहीं करता है क्या, मास पे करता है बेटा, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट अ गिवन एक्सिस इट डिपेंड्स। चलो एक पॉइंट और मैं लिख देता हूं, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। किसी को किसी और पॉइंट में डाउट तो बताओ। हाँ ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन या फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जितनी अंग्रेजी आपको आती हो कल एग्जाम में लिखाना, बस ठीक है। ये दो पॉइंट लिख लोगे ना, ये दो पॉइंट तो लिख के आ जाओगे। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। यस सर, चलो। कैन अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम व्हाइल इन मोशन, यस गिव एन एग्जांपल, बताओ। यस, सुनो बेटा, इसका आंसर है यस। सबसे पहली बात यस, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है मोशन के दौरान भी। कैसे, सुनो, एक बॉडी विच हैव, अ बॉडी विच हैव, जिसमें ना कि एंगुलर एक्सेलरेशन हो ना लीनियर एक्सेलरेशन हो, अ बॉडी विच हैव नो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक। ठीक, देखो जैसे ये अंकल है बेटा, ये अंकल है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, अब ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं विथ अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो पहला बात बेटा, ये कैसे लाइन में चल रहे हैं, इनका मोशन कैसा है, लीनियर मोशन है क्या, सबको दिख रहा है, इज दिस अ मोशन, इज अ लीनियर मोशन, सबसे पहली बात। हाँ सर, प्लस साथ ही साथ वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। तो एक बॉडी बेटा जिसमें कोई एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो या लीनियर एक्सेलरेशन ना हो, विच हैव नो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, पहली बात। दूसरी बात, वो लीनियर मोशन में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो, तो ये चीज पॉसिबल। क्लियर, एग्जांपल भी मैंने दे दिया, आगे चलें। सैंड फॉलिंग, हाँ हाँ बेटा ले सकते हो। इफ अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ डे टू इक्वेटर। कितना हो जाएगा बेटा, एक एक दिन का लेंथ कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है। सुनो, अर्थ बेटा इतना बड़ा है आपका, राइट, दिस इज योर अर्थ। अब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करा देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बड़ा होना होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बड़ा होता है छोटा होता है। चलो अब मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बेटा,
लीनियर एक्सेलरेशन समझा दो। लीनियर एक्सेलरेशन होता है बेटा, एक बॉडी है, राइट, सपोज ये कोई कार है, ये सेम एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन फॉलो कर रही है, राइट। सो वी कैन से दिस एज अ लीनियर एक्सेलरेशन, राइट। चलो छोटा कर दिया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, पहली बात। अब सवाल ये पूछ रहा है बेटा, ये जो इक्वेटर की वैल्यू है कम होगी या ज्यादा होगी, आप बताओ। ये इक्वेटर जो है इसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? कम कम कम। तो अब जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा बेटा एक चक्कर मारने में, कम लगेगा? जैसे अभी 24 घंटा लग रहा है, तब कम लगेगा ज्यादा? ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम। चलो कोई बात नहीं। मुझे केपलर्स लॉ के बारे में किसी को पता है क्या? ग्रेविटेशन जब मैं पढ़ा रहा था तो, भाई केपलर्स लॉ अगर किसी को याद हो तो। मैं ऐसे लिख सकता हूं एम ओमेगा स्क्वायर आर, और अब दूसरी बार मैंने रेडियस को आधा कर दिया, r/2। सर केपलर्स लॉ क्यों बोला सर आपने? बेटा मैंने केपलर लॉ इसलिए बोला क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ इज कंजर्व्ड, ये बेटा सेम रहती है थ्रू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, थ्रू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। किसी को ये चीज समझने में डाउट तो बताओ बेटा, थ्रू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रहती है? नो सर। ओके, चलो आगे चलता हूँ मैं। यहां तक आई थिंक डाउट नहीं है, प्लानिटरी मोशन वाला, वही वाला बेटा, वही वाला। चलो अब देखो, अब मैं केपलर्स सेकेंड लॉ यूज करूंगा, 1/t²r = 1/t डैश स्क्वायर ले लेता हूं इसका नाम, इंटू r/2, राइट। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? बेटा ये m ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो वहां से है ये। स्क्रीन स्टक हो गई क्या? चलो नहीं, स्क्रीन चल रही है। कल एग्जाम है, हाँ कल एग्जाम है, ठीक है। केपलर्स लॉ से है बेटा ये, ठीक। चलो अब क्या आ जाएगा, t डैश स्क्वायर = t² अपॉन में 2। अब ये कहां से आया? तो बेटा आर और आर की वैल्यू कट गई, तब ये आया, राइट। यहां से t डैश = t/√2, और 24 घंटे लगते हैं ऐसा मुझे पता है एक चक्कर मारने में। अब अगर मैं उसको रूट से डिवाइड कर दूंगा तो इट विल बी अराउंड 19.97, ठीक। ठीक है, नहीं परसों भी है। कुछ लोग अनंत काल की चिंता कर रहे हैं, कृपया यहां ध्यान दे लें, ठीक है। अब देखो बेटा, अब बोल रहे डिराइव 3 इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अब ये है समझदारी वाला क्वेश्चन, जब भी ये क्वेश्चन दिखे इसको मत छोड़ के आना। देखो कैसे करना है। सबसे पहले ω = ω0 + AT, इसको प्रूफ करते हैं, राइट। सर ये तो हो जाएगा, इजी है, हाँ करते हैं फिर इसको प्रूफ। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? d ω/dt। अल्फा की वैल्यू ही पड़ी थी ना आपने, अगर याद हो तो, कल एग्जाम है और आज याद हो तो। याद व्याद है किसी को? A/R बताए जा रहे हैं, कुछ अलग दिए जा रहे हैं, आज सर को सिखा के जाएंगे जो हमने पढ़ा है। मेरे को मत सिखाओ बेटा, कुछ ऐसा लिखो जिसको मैं समझ पाऊं, हिंदी भाषा में लिखो पहले तो, ठीक। अब सुनो बेटा, अब सुनो, अब देखो मैं जो बोलने वाला हूं उस पर ध्यान देना, ठीक। अगर बेटा टाइम 0 था, राइट सर, पहले वाला स्लाइड दिखाना, ये लो बेटा, राइट। चलो अब जब टाइम 0 था बेटा, तो क्या इनिशियल यहां पे होगा बेटा, ω0 पे होगी बॉडी, ठीक। और जब टाइम t होगा तो कहां होगी? फाइनल पे होगी। ये समझने में डाउट तो बताओ, जो लिमिट मैंने लगाया, लिमिट समझने में डाउट? ओके। अब मैंने कितनी बार बोल दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी टी, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा विल बी ओमेगा विथ ω0 टू ओमेगा फाइनल।
Here comes the thing that alpha t is equal to omega final minus omega नॉट. यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा या ओमेगा फाइनल निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में तो फाइनल पूछा है. फाइनल इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट. फर्स्ट वाला हो गया क्या प्रूफ. फर्स्ट वाले में किसी को डाउट, अगर ऑल गुड है तो कोई भी इमोजी भेज दो, और डाउट है तो कंफ्यूज वाला इमोजी भेज दो. इनफाइनाइट टाइम्स. चलो ऑल गुड. चलो आई थिंक अगले सवाल, अगला प्रूफ करते हैं हम लोग, जो कि है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा. सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, ये लो बेटा. चलो ये लो. अब आगे चलता हूं मैं सेकंड वाला प्रूफ करने के लिए. सेकंड वाला है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. अब इसको प्रूफ करना थोड़ा सा अलग है, इसको आप उस अप्रोच से नहीं स्टार्ट करोगे. अब आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, डी थीटा बाई डी टी. ये याद है. सेम एज कहना, हाँ काइनेमेटिक्स के जैसे इसको शुरू करना है, राइट. अब सुनो, अब मैं इस तरफ भेजूंगा ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा. अगेन इंटीग्रेट ओमेगा डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा. अब इसके लिमिट भी ऐसे ही लगने वाले हैं. इसका लिमिट कोई बता सकता है मेरे को कैसा आएगा. अच्छा ओमेगा की वैल्यू अभी हमने कितनी फाइंड की है, क्या ओमेगा की वैल्यू हमने इतनी फाइंड की है, अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट. यही फाइंड की है अगर आपको याद हो तो. यस और नो, कोई तो हाँ ना बोल दो. हाँ चलो ठीक है, किसी ने तो बोला. चलो अब देखते हैं बेटा, अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो अल्फा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी, या ओमेगा नॉट भी ले लो यार साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा. ऐसे हो जाएगा बेटा. ये कुछ नहीं किया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया, बस एक स्टेप में मैंने बेटा ब्रैकेट ओपन किया. आई थिंक ब्रैकेट ओपन करने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी. सर लास्ट स्लाइड दिखा दो एक बार, ये लो बेटा. खाली ब्रैकेट ओपन किया मैंने बस. अच्छा ओमेगा नॉट और अल्फा दोनों कांस्टेंट है. अब क्या बच जाएगा, टी डी टी प्लस ओमेगा नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू डी थीटा. ओके चलो अब सुनो बेटा, इनिशियली सब कुछ जीरो पे था, फाइनली ये जीरो से टी मूव कर रहा है, ये भी जीरो से टी जा रहा है, तो ये जीरो से थीटा मूव करेगा. बस ये बात समझनी है. इनिशियली सब कुछ जीरो पे था, देन इट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम जीरो टू टी, अगेन जीरो टू टी, एंड देन जीरो टू थीटा ये मूव करेगा, राइट. चलो चलो ये भी क्लियर है सबको. अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस ओमेगा नॉट इंटू टी इज इक्वल टू थीटा. अब कुछ नहीं बेटा, रीअरेंज कर दूंगा, अल्फा टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट टी के इक्वल ये आ जाएगा. तीसरा वाला खुद से कर लोगे या तीसरा भी करा दूं, तीसरा वाला बेटा खुद से कर लोगे या तीसरा भी करा दूं, बताओ. हो जाएगा. चलो सर स्लाइड नहीं दिख रही बेटा, स्लाइड तो ये देखो सामने ही है. एक कर लो बस, एक तुम लोग पे छोड़ रहा हूं और एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं. लो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलता हूं. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय टॉर्क, हेंस राइट द एक्सप्रेशन फॉर पावर. ठीक है, आपको वर्क डन बाय टॉर्क का एक्सप्रेशन डिफाइन करना है, और उसके बाद बोलना है एक्सप्रेशन फॉर पावर कितना आएगा. क्या लगता है कितना आ रहा होगा, भूल गए. सर याद है, किया तो था. ओहो, आधा हाल है, ये तो याद रखो कम से कम. चलो कुछ तो किया था, कुछ तो किया था, बहुत सही. चलो ठीक है, सुनो बेटा, एक बॉडी ले लेते हैं, रैंडम शेप की बॉडी है, ठीक. अब सुनो, अब यस सर आई फॉरगॉट, अरे कोई नहीं, याद आ जाएगा, इसी तरह करना है, राइट. चलो सुनो, अब यहाँ देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन है बेटा. सपोज ये बॉडी है, इसको अब मैं रोटेट कर रहा हूँ, राइट. अब रोटेट करने के बाद ये बॉडी यहाँ पहुंच गई, ठीक है, यहाँ पहुंच गई सपोज, और इसका कलर भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, येलो कर दे रहा हूँ. ठीक, अब देखो, अब शुरू में बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, सर पेपर में याद आ जाएगा, हाँ स्लाइड पहले वाली दिखा दीजिए. ये लो, पहले वाली स्लाइड क्यों देखना तुम लोग चाह रहे हो, सभी बोल रहे हैं. चलो
देखो बेटा, इसको मैंने रोटेट कर दिया, राइट। एक चक्कर में इसका पूरा ऐसे लगवाने वाला था, बट ठीक है, इसको मैंने रोटेट कर दिया। अब ये रोटेट ऐसे हो रहा है, दिख रहा है कि आपको मेरे सस्ते एनिमेशन से ये ऐसे रोटेट हो रहा है? आई थिंक सबको दिख रहा है। यस 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 यस, चलो कुछ तो फायदा हुआ इस एनिमेशन का। चलो बेटा ठीक है, अब ध्यान से देखो। चलो एक सेकेंड, देखो। अब देखो, अब इनिशियली जो रेडियस था वो ये था, देखना। इनिशियली जो रेडियस था वो ये था, ठीक है, हाँ, टेक्नोलॉजी। उसके बाद बेटा यहाँ पे आ गया यही यही चीज, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे आ गई। सोच के देखो, ऐसे एंगल में रोटेट हो रहा है। अब मैं उसको 3D में नहीं बना सकता, बात ये है, बट ठीक है, जितना हो सकता था। तो बेटा इस पॉइंट के अलोंग हम रोटेट कर रहे हैं, सोच के देखो, इस पॉइंट के अलोंग हम इसको रोटेट कर रहे हैं। आई थिंक ये बात आप समझ पा रहे हो, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, अभी मैंने करके भी दिखाया था। अच्छा, किसी को कुछ नहीं आता है, थीटा आता है क्या? थीटा की वैल्यू आर्क अपॉन रेडियस, कल के लिए इतना तो आपने पढ़ रखा होगा आई थिंक। इतना आई थिंक सबको आता होगा, आर्क अपॉन रेडियस। अब सुनो, अब छोटा सा एंगल, ये छोटा सा एंगल रोटेशन का डी थीटा, ये किसके बराबर होगा? डीएस अपॉन आर के बराबर। सर ये एस क्या है बेटा? एस इज दिस डिस्टेंस, डीएस डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्टेंस। यहां से डीएस की वैल्यू कुछ नहीं करनी है बेटा, आर डी थीटा ले लेनी है आपने, बस। यहां तक अगर आपने कर लिया तो आधा काम हो गया। अब वर्क डन क्या होता है, किसी को पता है क्या वर्क डन? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना पढ़ रखा है, हाँ, इतना जरूरी है बेटा। ठीक है, अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, एफ डॉट डीएस, और डीएस की वैल्यू कितनी है? एफ इंटू आर डी थीटा। वर्क डन अब इसके बराबर हो गया। ठीक, चलो यहां तक सर ये आंसर आ गया? नहीं बेटा, आंसर अभी नहीं आया। आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि एफ डॉट आर क्या होता है, आपको क्या लगता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डॉट आर? किसी ने कुछ सुन रखा होगा एफ डॉट आर के बारे में गलती से? टॉर्क जैसा कुछ सुन रखा था क्या? टॉर्क टॉर्क टॉर्क, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, टॉर्क टॉर्क टॉर्क। चलो, चलो सब जाग गए थोड़ा बहुत तो, मतलब ये देखा देखा हुआ लग रहा है। चलो चलो देखो बेटा, अब बस कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर देना जिससे तुम डरते हो, इनिशियल से फाइनल के लिए। दैट्स इट, आंसर आ गया। बस यहीं तक बेटा आंसर इसका लाना था। यहां से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, टॉर्क कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल दिस थीटा। अब देखो ये बता क्या रहा है वो समझाता हूं आपको। ये बता क्या रहा है, ये तो मैंने बस इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये बता क्या रहा है, देखो। इंटीग्रेशन नहीं आता बेटा, इसमें इंटीग्रेशन करना ही नहीं बोला मैंने, यहीं तक लाके छोड़ दिया इसलिए। सर आर कहां से आया बेटा? आर फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। देखो, मैंने आपको यही बोला था बेटा कि ये चीज जो है ये घूम के आएगी, राइट। तो क्या आप इस चीज को देख पा रहे हो कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? क्या ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है? दिस आर इज चेंजिंग? नो सर, ये डिस्टेंस तो सेम है सर, आर तो हर जगह हमको सेम मिल रहा है। क्या चेंज हो रहा है बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, तो एंगल चेंज हो रहा है क्या? सोच के देखो, अब 90 डिग्री हो गया, थोड़ा सा यहाँ चला जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। क्या इसी चीज को आपने इंटीग्रेशन के थ्रू लिख रखा है कि भाई वर्क डन में ना टॉर्क जो है वो बाहर आ जाएगा, चेंज सिर्फ एंगल हो रहा होगा, राइट। इस चीज को आपने ऐसे लिखा, निकाल सकते हैं ना? समझा नहीं सकती बेटा? सर डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन करके कैसे निकालोगे? उल्टा हो जाएगा प्रोसेस तो, और उल्टा लंबा भी हो जाएगा। अभी यहां तक क्लियर है क्या? फिर मैं आगे बताता हूँ। यहां तक क्लियर है? वर्क डन। अब अगला सवाल ये पूछ रहा है कि पावर के लिए भी एक्सप्रेशन बताओ। अब पावर क्या होता है अगर आपको पता हो तो, पावर ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क, बेसिक इतना तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा, बेसिक पे चल रहा हूं बहुत। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। आई थिंक यहां तक इजी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क तक। सुनो, अब पावर किसके इक्वल हो जाएगा? डी ओमेगा अपॉन डी टी के। और डी डी डब्ल्यू यानी कि वर्क डन, वर्क डन कितना हो जाएगा? ओमेगा नहीं, सॉरी, वर्क डन कितना हो जाएगा? टाउ इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। वेयर अभी मैंने आपको ये बताया कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी कि नहीं बेटा, अभी मैंने आपको ये चीज को समझाया है कि आर जो है वो चेंज नहीं होगा, ओनली डी थीटा अपॉन डी टी इज वेरिएबल।
अगर अब मैं आपसे पूछ लूं डी थीटा अपॉन डी टी, आपने ऐसा कहीं देखा है? सर हमने नहीं देखा है। ऐसा कहीं देखा है? ओ ऐसा तो सर, हाँ हाँ, ओमेगा में देखा था। तो बेटा दिस इज द इक्वेशन फॉर पावर। याद है, दो डेरिवेशन मैंने एक ही में करा दिए बेटा। डू रिमेम्बर दिस, और याद रखना प्लीज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा बट इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। चलो, prove that the rate of change of angular momentum of a system of particle about reference point is equal to net torque acting on system. Show the last slide, ये लो बेटा लास्ट स्लाइड। आगे चले, ये मेरे को आता है ठीक है सर, कर लेंगे। चलो चलो चलो, ये वाला प्रूव दैट वाला पक्का कर लोगे? तभी मैं थोड़ा मोड़ा तो हिंट दूंगा ही। सर मुझे रोटेशन मुश्किल लगता है। अब इतनी जल्दी? चलो बढ़िया है। सर जी करा दो, हाँ करा देता हूँ बेटा, मैं करा देता हूँ, डोंट वरी। क्योंकि ये ना थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसके लिए मैं करा देता हूँ। इजी होता तो मैं जरूर दे देता। रट्टा मत मारो, देखो बेसिक बेसिक जितना डेरिवेशन हो रहा है ना, सब मैं ऑलमोस्ट इसमें करा ही रहा हूँ। हाँ मैं अभी करा ही रहा हूँ, प्रोडक्ट। देखो, अब देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के बारे में कोई कुछ जानता है क्या? अरे कुछ नहीं सुना होगा तो ये तो सुना होगा, एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट होता है। हाँ सर, इतना तो हमको आता है। अच्छा, नहीं बेटा, वो एम भी यार अलग है। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी होती है? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अरे सर ये सर खतरनाक फिर से आ गया। डरो मत डरो मत। क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो देखो आज बता देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। राइट, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, अभी अभी बता देता हूँ। सर एक बेटा, महिमा बेटा है तो मेरे पास ही नहीं है, मैं कहाँ से भेज दूँ? ठीक है, हाँ चलो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी तो मैं सेम चीज ही लिख रहा हूं बेटा। ये इंटू है, बीच में डॉट नहीं है, इंटू है। साइन थीटा, अच्छा साथ में एन कैप। सर एन कैप क्यों? बेटा बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर, इसलिए मुझे एन कैप लिखना पड़ेगा। राइट, चलो। थीटा क्या है बेटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। अब ये हम लिख क्या रहे हैं चाइनीज में? तो सपोज बेटा ये मेरे पास है आर वेक्टर, ये मेरे पास है पी वेक्टर, राइट, दो वेक्टर है मेरे पास। अब इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, दैट्स इट, वही चीज हम इसमें निकाल रहे हैं। राइट, इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, यही चीज हम निकाल रहे हैं। एंड दिस इज योर थीटा। ओके, चलो आई थिंक यहां तक किसी को डाउट? ऑल गुड। अब सुनो, अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं नाउ। टेकिंग डेरिवेटिव बहुत आसान है, इसके बाद के स्टेप आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसके बाद के स्टेप में डोंट वरी। अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमको। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन तो आई थिंक स्टॉप हो गई है क्या? चल रही है शायद। हाँ आई थिंक, एक बार और बता दो। देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम होता है एल, जिसकी वैल्यू होती है आर क्रॉस पी, फिर मैंने इसको साइन थीटा के फॉर्म में ब्रेक किया, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसको अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? डी आर अपॉन में डी टी इंटू पी प्लस आर डी पी अपॉन में डी टी। ठीक, यही वैल्यू मिलेगी। सर ये वैल्यू कहां से है ये नहीं पता, तो बेटा देखो, जब भी आपको कुछ ऐसा दिया हो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हो जिसमें आपको डेरिवेटिव करना है ए और बी का, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको आई थिंक पता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट करो। सेकंड फंक्शन, सॉरी, अब दूसरे बार में फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट करो, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। आई थिंक ये बात आपको पता है, और नहीं तो बेटा अभी सीख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आता है, थोड़ा सा आता होगा आई थिंक। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ रेडियस चेंज हो रहा है क्या बेटा? दिस इज चेंजिंग और नॉट? नो। ठीक, तो अब हमारे पास क्या क्या टर्म बच गए बेटा यहां से अगर मैं देखूं तो? अगर मैं फिर से लिखना चाहूं तो हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म बचेंगे, आर क्रॉस डी पी अपॉन में
dt। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकता है क्या कोई बच्चा? न्यूटन सेकेंड लॉ किसी को याद है कुछ? मैं बताता हूं, नहीं याद है तो बेटा नो इश्यू। क्या हम यही पढ़ते थे अभी? वैसे इसके पहले भी मैंने बहुत बार बता दिया, बट कोई बात नहीं, अभी एक और बार आज के लेक्चर में बता देता हूँ। हाँ, आई थिंक लिख भी दिया आधे बच्चों ने तो, आधों ने तो लिख भी दिया, आई थिंक क्लियर है। क्लियर। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देयर फॉर डी एल अपॉन में डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। राइट। अब सुनो, अब इसी को मैं ऐसे बोल देता हूं, दिस इज योर टॉर्क, टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया, नाउ द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आई थिंक इसमें तो डाउट नहीं है सर, न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशन। रोटेशन के लिए नहीं होता है। हम्म, ये किसने बताया अंकुर बेटा आपको? मेरे को तो ऐसा लगता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के लिए नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, यहां तक बेटा किसी को डाउट किसी भी तरह का? आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बेटा, सेंटर से लेके जब आप टॉर्क को कैलकुलेट करते हो तो आर इज द डिस्टेंस। अरे नहीं 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 बेटा, अब टाइम नहीं है। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा सा न्यूमेरिकल कराना है। राइट, अब मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ। ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी सीखो। सर ये तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम वाली डेरिवेशन है क्या? चलो यहाँ पे आ जाओ, छोड़ो अब वो, एक ही क्वेश्चन में तुम लोग लटके रहोगे नहीं तो। देखो बेटा, सपोज थ्री मासेस है, राइट, लोकेटेड एट अ कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, या मैं थ्री मासेस के जगह थ्री पर्सन से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेटा सेंटर पे एक पर्सन को खड़ा कर दो। राइट, सेंटर से थोड़ी दूर पे एक और पर्सन को खड़ा कर दो यहाँ पे, और एक पर्सन को बेटा आप खड़ा कर दो यहाँ पे। ठीक, तीन पर्सन हो गए, तीन परसेंट हो गया। सर इसकी थ्योरी सिर्फ डेरिवेशन है क्या? सर देख लो ये वाला, देख लो, उसके बाद बता देता हूँ बेटा, उसके बाद सबको बता देता हूँ। ये देखो, दिस इज योर M1, दिस इज योर M2 एंड दिस इज योर M3। अब बोल रहा है यहां से ये, और सपोज इसको कुछ नेमिंग भी दे देते हैं, O दे देते हैं, इसको A दे देते हैं, एंड लेट्स नेम दिस एज B। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि 3 kg 4 kg और 5 kg, ये सबने कर रखा है क्या पहले से? सबने कर रखा है तो मैं दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ, अगर सबने कर लिया है तो। सबने कर लिया है, करा दो। करा तो मैं दूंगा, लेकिन 15 ही मिनट है बेटा, ये बात है, नहीं तो मैं क्या, मैं तो करा ही देता तो क्या है। चलो कोई नहीं, आई थिंक सो। सर ये तो फेमस क्वेश्चन है, आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं, बट कोई नहीं, काफी लोगों ने नहीं किया है, तो कोई बात नहीं बेटा, देख लो। चलो, किया है, किया है तो मैं आगे बढ़ूं फिर? अगर मेजोरिटी लोग बोलेंगे तो मैं आगे चलता हूँ फिर। आगे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने ले रखे हैं। आता है, इजी है, आता है, आता है, आता है, आता है, इजी है। सर आता है, आगे चलो सर, गो है। जिसको डाउट है बेटा वो रुक जाना, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। करा दीजिए प्लीज, चलो करा देता हूँ। सब प्लीज प्लीज कर रहे हो तो फिर मैं करा ही देता हूँ, अच्छा नहीं है? ठीक है, चलो कोई नहीं, करा देता हूँ मैं, नो इशू। देखो, अब देखो बेटा, सबको नहीं आता है, बात ये है। चलो, अब यहां ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे? क्या हमको ट्रायंगल लॉ लेना पड़ेगा बेटा? क्या हमको ट्रायंगल लॉ लेना पड़ेगा? यहाँ पे सोच के देखो। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अगर मैं आपसे, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ए बी की वैल्यू अंडर रूट ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, अंडर रूट ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर हो जाएगी। यहां तक किसी को डाउट नहीं? चलो, ओ बी की वैल्यू कितनी है, ये तो खाली वैल्यू देख के भरनी है, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 0.5 का होल स्क्वायर। राइट, पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस बेटा, ये तो बहुत आसान है, ए बी इज इक्वल टू, आई थिंक ये सबको आता होगा। यहां से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू विल बी √3/2 मीटर। तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2 मीटर्स के बराबर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 0। x2 की वैल्यू 1 मीटर। OA की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5 मीटर। सर 0.5 कैसे?
बेटा 1 का आधा कितना होगा सर? 1 का आधा होता है 0.5। ठीक है, फिर आई थिंक जवाब मिल गया। अब m1 की वैल्यू कितनी होगी? m1 इज इक्वल टू 3 kg। m2 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4 kg। ये सारी गिवन चीजें लिख रहा हूं मैं, इसमें कुछ अपने से नहीं ऐड कर रहा हूं। अब आई थिंक आपको ये फॉर्मूला पता है क्या? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, यही होता है। यस सर, यस सर, यस सर। चलो, अब यहां पे अगर मैं m के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 प्लस, आगे तो कोई बता दो। यस ओके, 0 y सेंटीमीटर 0.36 आ गया क्या आंसर? चलो बढ़िया है। और 5 × 0.5, चलो आई थिंक तुम लोगों ने कर रखा है क्या इसको? 3 + 4 + 5 सर अब हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, यहां से तो कर लोगे। इंटू डिवाइड तो मैं तुम लोग पे छोड़ रहा हूं। और दूसरा वाला आप ऐसे कर लेना, y के लिए मैं बता देता हूं। y इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस है बेटा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये कर लोगे? कर लोगे बेटा ये? ऑल गुड? यस और नो कोई तो लिख दो। यस। चलो मैं तुम लोग के जितने डाउट है पहले डाउट ले लेता हूँ, फिर इसके बारे में बता देता हूँ। डाउट ले लूँ, क्या क्या डाउट है।